जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में चैप्टर 14 यानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टॉपिक हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे कि 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो आज का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एंड पे हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मजीद इसके अलावा भी कुछ हमने क्वेश्चंस की केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल की क्लास में कुछ मैं सेलेक्ट करूंगा जो अहम केस स्टडीज़ हैं, यानी ऐसी केस स्टडीज़ जो कि हमारे पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स जो एग्जाम में वो टेस्ट करता है उसको समराइज़ कर दें, यानी कम्प्रीहेंसिव केस स्टडीज़। उनको सेलेक्ट करके तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है, अभी तक हमने क्या सीखा पहले, लेकिन ये बताइए। हमने ये सीखा कंफर्मेशन क्या होती है, हमने ये सीखा एज एविडेंस, ये किस तरह का एविडेंस प्रोड्यूस करती है, यानी इसकी रिलायबिलिटी के बारे में हमने स्टडी किया कि हाईली रिलायबल एविडेंस है। फिर असर्शंस के बारे में स्टडी किया कि एग्जिस्टेंस वगैरह के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करती है। कंप्लीटनेस के बारे में एविडेंस प्रोवाइड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस असर्शन के बारे में एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती, कंप्लीटनेस के बारे में एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था कि कंफर्मेशन अगर आपने सेंड करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या सीखा था? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना है टाइमिंग। टाइमिंग से मुराद क्या है? इंटरिम डेट पे कि फाइनल ऑडिट पे कंफर्मेशन सेंड करते हैं। फिर पॉजिटिव के नेगेटिव, फिर कंफर्मिंग पार्टीज में किन किन पार्टीज को हमने सेलेक्ट किया था? मेजर पार्टीज को सिलेक्ट किया था, रिस्की पार्टीज को सिलेक्ट किया था, और रिस्क की निशानियां बताई थी मैंने। नेगेटिव बैलेंस वाली पार्टी रिस्की होती है कि नहीं? ओवर ड्यू बैलेंस वाली पार्टी रिस्की होती है कि नहीं होती? बिल्कुल शाह। जिस पार्टीज का बैलेंस पिछले साल की निस्बत इस साल सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, रिस्की होती है कि नहीं? इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, टाइम क्या होगा, टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया हमने, पार्टीज क्या होंगी, फिर इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। आपको डिपेंड करता है, आपको पता डिपेंड करता है कंफर्मेशन कौन सी है। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन कुछ और कंफर्म करवाते हैं। क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन कुछ और कंफर्म करवाते हैं। लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन कुछ और कंफर्म करवाते हैं। बैंक को लेटर सेंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन कुछ और कंफर्म करवाते हैं। एग्री करते हैं कि नहीं करते? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, क्या हम कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करेंगे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म करते हैं कि किसी और इन्फॉर्मेशन को भी कंफर्म करते हैं? उनको भी कर सकते हैं। बताइए भाई, और किसी को नहीं करते? पता ही नहीं है। किसको पता है? आपको पता है? आपको कुछ भी नहीं पता? क्या मतलब? अच्छा, तुक्का लगा दे भाई, तुक्का लगा दे। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा भी कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है ये। और फिर सबसे बड़ा फैसला, कंफर्मेशन की टाइप क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव। पॉजिटिव तो जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव में हम पार्टी के क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव कंफर्मेशन में पार्टी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं? हर हाल में रिप्लाई कर, चाहे बैलेंस एग्री करता है चाहे एग्री नहीं करता। और नेगेटिव में क्या कह रहे होते हैं? सिर्फ उस वक्त रिप्लाई करो अगर डिसएग्रीमेंट है, अगर डिसएग्रीमेंट है सिर्फ उस वक्त रिप्लाई। पॉजिटिव कंफर्मेशन तो किसी भी केस में सेंड कर सकते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन सिर्फ उस वक्त सेंड कर सकते हैं जब चार कंडीशन चारों की चारों पूरी हो रही हो। और ये चारों की चारों कंडीशन मुझे बताएंगे भैया। पॉपुलेशन लार्ज नंबर की हो, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस के लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। उससे ना पूछे, सोच के बताएं। जब बहुत ज्यादा नंबर होंगे तब नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है कि जब थोड़े नंबर हो। नंबर बैकर वैल्यू नहीं कह रहा, वैल्यू या अमाउंट नहीं कह रहा, नंबर कह रहा हूं, नंबर। When population consists of large number of small balances, small balances का मतलब है छोटी अमाउंट्स, छोटी अमाउंट्स। लाखों डेटर 100 के, लाखों डेटर 100 रुपए के, ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी?
Inherent and control risk is low, and auditor has obtained evidence about operating effectiveness of control. Third, very low exception rate is expected. Fourth, auditor is not aware of any circumstances that confirming party will disregard. चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर सकते हैं. एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही तो नहीं, फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे. हाँ, एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन वाला. शाबाश, कॉम्बिनेशन वाला है भाई. अब नहीं मिलेगा कॉम्बिनेशन वाला. क्या ऑडिटर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर सकता है? कैसे? उससे भी पहले एक स्टेप करें ना. पहले सारी पॉपुलेशन की क्लासेस तो बताएं. क्लासिफिकेशन की जाएगी, स्ट्रैटिफिकेशन जिसे कहते हैं. फिर उस क्लासिफिकेशन में जो लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस होंगे उनको पॉजिटिव, और जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस होंगे नेगेटिव. गलत. प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट. अदर कंडीशन भी तो मेट करवानी है. एक कंडीशन में नेगेटिव थोड़ी फिट हो जाती है. चारों कंडीशन पूरी करानी पड़ती हैं. अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं है तो जम्पशन में लिखना पड़ता है. ठीक है, ये बताया था ना आपको. पॉजिटिव और नेगेटिव का सवाल करने से पहले, केस स्टडी करने से पहले चारों कंडीशंस आपने ऊपर लिखनी है. बताया था मैंने. हाँ, टेस्ट में भी है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन ये हमने सीख लिया. फिर इसके बाद हमने कुछ केस स्टडीज एक तो की थी जिनमें ये सीखा था कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव अप्रोप्रिएट है, किस में. आई कैप हमसे पूछता है ना इंफॉर्मेशन दे के, बताओ इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं. हमने किए थे कोई इस तरह के क्वेश्चन? किया था, मुझे याद है. एक 2450 डेटर्स वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 क्लासेस बनाई थी, और एक 4 क्लासेस वाली थी. एक पता नहीं वो एसडीपीएल जिसमें बैंकरप्ट हो गया था. एसडीपीएल बैंकरप्ट हो गया था ना, उसमें 4 क्लासेस बनाई थी. हाँ, एक ही सवाल नहीं था, दोनों मुख्तलिफ सवाल थे भैया. वो और सवाल था, ये और सवाल है. वो 2 कैटेगरीज का था. उसमें से टेबल नहीं बताया हुआ था 2450 वाला, जिसमें 15 डेटर्स 50% थे और 2435 50% थे. और फिर ये हॉस्पिटल क्लिनिक वाला अलग सवाल था जिसमें डेटर बैंकरप्ट हो गया था. एसडीपीएल नाम था उसका, बैंकरप्ट हो गया था. अब मुझे बताइए मैं क्या सवाल पूछने, रिस्क असेसमेंट देखते हैं आपकी. क्या सवाल पूछने लगा मैं? एक क्वेश्चन मैंने बोला क्या, मैंने कहा एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें एक डेटर बैंकरप्ट हो गया था. उसको एडजस्ट तो करना ही है. एडजस्ट करने से पहले चेक ना कर लें कि कितने से एडजस्ट करना है. तो जब डेटर बैंकरप्ट हो जाए उसके प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करते हैं कंफर्म करने के लिए? सब्सटेंटिव प्रोसीजर. इस सब्जेक्ट में फेल होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन क्या है? सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे बड़ी. पेंडिंग लेक्चर तो है ही है रीजन. टेस्ट ना देना तो है ही है, छुट्टियां करना तो है ही है. वो तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ना, वो तो स्टूडेंट की अपनी गलती. सब्जेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सबसे बड़ी रीजन क्या फेल होने की? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. अपनी जजमेंट की बेस पे सबसे नई सिचुएशन आए तो उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टूडेंट नहीं लिख पाता, कहता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. और आपको बताया था मैंने इस पूरे सेशन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी चीज की. और ऐसा टॉपिक है हर चैप्टर के साथ लिंक हो जाता है. रिपोर्ट के साथ ये लिंक हो जाता है, रिस्क असेसमेंट के साथ ये लिंक हो जाता है, की ऑडिट मैटर के साथ ये लिंक हो जाता है, और अपना लहदा से तो सवाल इसका आता ही आता है. बताइए बैंक जब डेटर बैंकरप्ट हो जाए कैसे वेरीफाई करेंगे कि कितनी अमाउंट से बैड डेट की एंट्री डालें? मेरा तो ये ख्याल है पूरी की पूरी अमाउंट से एंट्री डाल देते हैं. अकाउंटिंग में ऐसे नहीं करते थे. जो रिसीवेबल है उससे एंट्री नहीं पास करनी बैड डेट की. जो रिसीवेबल नहीं है उससे करना. तो कैसे पता चलेगा रिसीवेबल कितना? किसी 10 लाख लेना था, कैसे पता चलेगा रिसीवेबल कितना और रिसीवेबल नहीं जो है वो कितना? लिक्विडेटर से पूछेंगे. शाबाश. ये रेंट के बाद कैश रिसीव हुआ है तो वो देखेंगे. सिक्योरिटी देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे. आप पास में लिखत पढ़त होती रही है उनकी एक दूसरे को, एग्रीमेंट्स वगैरह. बेसिस देखे, जब कैलकुलेशन की बेसिस होती है ना, ये जब सारे डेटर्स पे प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना तब आती है.
जब सिंगल डेटर की रिकवरी को डिसाइड कर रहे होते हैं फिर बेसिस नहीं होती, फिर आपने बेसिस एक ही है क्या कि कितना कैश आया, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक डेटर की प्रोविजन कैलकुलेट करनी है ना, उसमें बेसिस तो एक जनरल प्रोविजन के लिए होते हैं ना कि 10 पर बेसिस का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेट 10% है कि 5% है, ये है बेसिस। ये ओवरऑल के लिए यूज होती है, स्पेसिफिक डेटर का केस आ जाए उसके लिए यूज नहीं होती। सिक्योरिटी वाली बात अच्छी बताई थी आपने, शाबाश, ठीक है ना। ये डेट, अच्छा इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, अभी तो पिछले ही रिवाइज कर रहे हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन, पॉजिटिव का डिसीजन कर लिया था, बट ठीक है। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? अच्छा ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ था, नहीं 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 नहीं, ये तो हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन सेंड की थी, अरे उसका जवाब जो आए थे वो खा गए आप, खा गए हैं, जवाब आए थे इसके। जवाब कितनी तरह के थे, बोलते जाएं, जवाब बताएं। पहला जवाब क्या था? एक मिनट है, जिस स्टूडेंट से पूछूं वही पहले एग्रीमेंट ना, चले उन्होंने कहा डिसएग्रीमेंट है, और उन्होंने कहा कि जनरल डिसएग्रीमेंट था, एक स्पेसिफिक डिसएग्रीमेंट था। पहले कौन सा पूछूं इनसे? जनरल। बताइए जनरल डिसएग्रीमेंट हो क्या करना होता है? जनरल डिसएग्रीमेंट का पता है ना क्या है? लेटर सेंड किया, जवाब आया, पार्टी ने सिर्फ इतना कहा डिसएग्रीमेंट है, आगे रीजनिंग नहीं बताई, क्वेश्चन के अंदर भी रीजनिंग नहीं है, सिर्फ इतना कहा है डिसएग्रीमेंट है। दोबारा सेंड करें, सुभान अल्लाह, दोबारा डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। अमाउंट कंफर्म, कितनी अमाउंट है? वो कहेगा 4 लाख का फर्क है, नहीं याद किया भाई ने, ओके। रिकंसाइल करेंगे कि करवाएंगे? करवाएंगे, किससे? शाबाश, तो चेक करेंगे टाइमिंग डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में है या क्लाइंट के रिकॉर्ड में? शाबाश। और अगर क्लाइंट के रिकॉर्ड में है तो मिस स्टेटमेंट है, उसको एडजस्ट करना ही करना है, साथ ही रिस्क भी बढ़ जाएगा अगर इंटरनल कंट्रोलर की फ्रॉड है। ये था जनरल, ठीक है जी। और बताइए, रिप्लाई आता है तो एक तो जनरल डिसएग्रीमेंट उन्होंने बता दिया, सर रिप्लाई जनरल डिसएग्रीमेंट का आ सकता है, और कौन सा रिप्लाई आ सकता है? एग्रीमेंट का आ सकता है, शाबाश। एग्रीमेंट में तो कुछ भी नहीं करिए, मैं बता देता हूं आपको, कुछ भी नहीं करना होता, एविडेंस मिल गया। और बताइए, ओरल रिस्पॉन्स, ओरल रिस्पॉन्स आ गया तो फिर क्या करना है? अच्छा, और अगर ओरली वो ये कहता है कि बैलेंस एग्री करता है, मान लेंगे? हाँ, रिटर्न एविडेंस हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा भेज, अगर दोबारा भेजता है तो ठीक है, अगर दोबारा नहीं भेजता तो अच्छा। अगर वो ओरली, फर्ज कीजिए, ये मैंने बताया नहीं आपसे लेकिन पूछ रहा हूं, ओरली फोन करके कहता है भैया फर्क है, इस अमाउंट का डिफरेंस है, अब क्या करेंगे? अभी भी नहीं मानेंगे, अभी भी उसे कहेंगे भाई रिटर्न फॉर्म में भेज, ठीक है। वैसे हम नोट कर लेंगे वो जो डिफरेंस हमें बता रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें ये कहता है कि जब कभी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आए ना, हमने इसको इग्नोर नहीं करना, कंसीडर। लेकिन याद रखें वो कंफर्मेशन नहीं होगी, कंफर्म उसे रिटर्न कहना ही कहना है इस सूरत में भी। लेकिन अगर वो हमें कोई इंडिकेशन दे रहा हो कि हमारा डिफरेंस है और ये हमने चीजें वापस भिजवा दी थी, ये गड़बड़ थी, तो उसको हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सामने रखते हुए कंसीडर कर लेना है। अब ये आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गए हैं ना, हमने कंफ्यूज हो गए, कहने के सर जब फोन करके कहता है, अच्छी खबर देता है कि बैलेंस एग्री है, तब तो हम नहीं मानते, लेकिन जब फोन करके बुरी खबर दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि अच्छा इसमें भी कंफर्मेशन मंगवा लो, लेकिन इसको भी कंसीडर करो, क्योंकि वो रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, रिस्क को इंक्रीज कर रहा है इस वजह से, ठीक है। अकाउंटिंग में जिसे कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, तो उसे एडेड में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि अच्छी अच्छी चीजें छोड़ दो, नेगेटिव चीजों को काउंट फॉर कर लो। और क्या सिचुएशन थी? ओरल का इनडायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ही एग्जांपल दीजिए।
चेक भेज दिया, ये इनडायरेक्ट है। नो 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 नो, इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं? और डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं? क्या घूम घूम के आए जो क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं? जो हमें थर्ड पार्टी से डायरेक्ट मींस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ क्लाइंट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ क्लाइंट। डायरेक्ट का मतलब है जो हम अच्छा, इसमें एक चीज हमें रखिएगा, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, डेटर ने डायरेक्ट हमें हमारे एड्रेस में, हमारे ऑफिस के एड्रेस पे कंफर्मेशन भेजा, डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। ऑडिटर ने खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई कैलकुलेशन की और एविडेंस लिया, ये क्या है? ये भी डायरेक्ट है। फिर क्रेडिटर ने जवाब दिया कंफर्मेशन का क्लाइंट को, क्लाइंट ने हमें, इनडायरेक्ट। आखिरी क्वेश्चन केस स्टडी में कंसेप्ट टेस्ट हुआ था, ये क्लाइंट हमारे पास आके बोला सर अगर कंफर्मेशन जल्दी चाहिए मेरे पास एक तरीका है, क्या मेरे बंदे फारग बैठे हैं, आपके बंदे काम करते रहते हैं, मैं अपने फारग बंदों को भेज देता हूं बैंक के पास, वो साइन करवा के कंफर्मेशन लेटर ले आएंगे। ये भी इनडायरेक्ट है क्योंकि क्लाइंट इन्वॉल्व है। कंसेप्ट ये नहीं है कि हमें डायरेक्ट भेजा कि नहीं भेजा, कंसेप्ट ये है कि क्लाइंट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये फर्क है। चलिए अब और क्या था, और भी था कोई? नॉन रिस्पॉन्स सबसे अहम जो आई कैप बार बार पूछता है वो तो छोड़ ही दिया आपने। अब डिसएग्रीमेंट और नॉन रिस्पॉन्स, ये आई कैप ज्यादा पूछता है, डिसएग्रीमेंट और नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स हो तो क्या करना है? गलत, गलत। सबसे पहले देखना है कंफर्मेशन नेगेटिव थी कि पॉजिटिव थी। सबसे पहले देखना है कंफर्मेशन नेगेटिव है और रिस्पॉन्स नहीं आया तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो ठीक है ना। नेगेटिव में तो रिस्पॉन्स नहीं आता, पॉजिटिव में रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करना है? पॉजिटिव में क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अगला मेरा सवाल क्या भला? गैस करें, रिस्क असेसमेंट। गैस, अगला मेरा सवाल क्या है? अगला मेरा सवाल क्या है? ये जो हाइब्रिड में फ्रंट पे स्टूडेंट बैठे हैं, बैठे फ्रंट पे हैं लेकिन पीछे कुछ ढूंढ रहे हैं, इनसे पूछिए। हाँ जी, ये बताइए कौन से प्रोसीजर, अल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या है शामिल? वो क्लास ही निकल गया, ठीक है, नहीं रहने दे, रहने दे, रहने दे। अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएं। किस केस? जब रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, दूसरा सवाल, दो चीजें बताई थी ना, जब कभी रिस्पॉन्स नहीं आया, दो चीजें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो चीजें आपने खुद से पूछनी है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और दूसरा ये डेटर किया है, क्रेडिटर किया है, बैंक किया कि लॉयर किया। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, पॉजिटिव जवाब नहीं आया, क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? कैश रिसीव करने के बाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो वो एविडेंस मिल गया, जिसका नहीं हुआ डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, काउंट स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह क्रेडिट। और अगर बैंक से लेटर सेंड, कंफर्मेशन लेटर, तो उसके अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है, वो स्कोप लिमिटेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली थी, लेकिन एक कंसेप्ट अभी भी रह गया है। कोई स्टूडेंट जो किताब देखे बगैर बता सके कौन सा कंसेप्ट रह गया है जो हमने लास्ट प्रीवियस वीक में पढ़ा है लेकिन आज डिस दी? मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे कि कंफर्मेशन लेटर जो है आपने सेंड नहीं करना, क्या करते हैं? स्कोप। शाबाश, कौन है स्कोप लिमिटेशन? कौन है स्कोप लिमिटेशन? पहले देखना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल गया, ओके, नहीं मिला तो फिर स्कोप लिमिटेशन है। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। और अगर रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है, दो चार भी के डिस्कस करेंगे, फिर भी एविडेंस नहीं मिलता तो फिर डुअल इंपैक्ट आएगा इसका, क्योंकि ये ज्यादा सीवियर है। स्कोप लिमिटेशन जो मैनेजमेंट की वजह से होती है उसका डबल इंपैक्ट है, जो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हालात की तरफ से होती है उसका सिंगल इंपैक्ट है। ठीक है,
स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट डबल, जानबूझ के स्कोप लिमिटेशन इंपोज की, रिपोर्ट पे तो इफेक्ट वही आएगा जो पहले था। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। मजीद क्या इफेक्ट आएगा, मजीद क्या इफेक्ट आएगा, रिपोर्ट के अलावा क्या इफेक्ट आएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल भी कर सकते हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा ना। खुद सोचें आपका सबसे बड़ा डेडर है अगर, और मैनेजमेंट आपको कह दे कि इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, आपके जहन में फौरन क्या आएगा कि फ्रॉड, ये फेक डेटर लगता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये था हमारे कंसेप्ट। हमने कोशिश की है कि इस 20-25 मिनट में पूरे चैप्टर की जितनी को क्विकली रिवीजन हो सकती थी हो जाए। उम्मीद आपको कुछ कुछ याद आ गया होगा कि हाँ छुट्टियों से पहले हम यही पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। चलिए अब बातें, आज हम क्या सीखने, वो कहता है आप बेफिक्र रहें, आज परेशान नहीं होना आपने, हमने सारे टेक्निकल कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, आज हमने सिर्फ काम सारा कर लिया है, सिर्फ जो काम किया उसकी समरी बनानी है और कंक्लूजन पे पहुंचना, सिर्फ समरी बनानी है, काम कर लिया सिर्फ समरी बनानी, और कुछ कंफर्मेशन लेटर के फॉर्मेट आपके साथ शेयर करने हैं। आई क्या पसंद है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस की चीजें भी अब वो पूछ रहा है हमसे, तो हम भी थोड़ा तैयार हो जाते हैं प्रैक्टिस की चीजों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कंफर्मेशन लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। और जब खास तौर पे जब हम लेटर सेंड करते हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म, क्या सिर्फ क्लोजिंग बरस करवाते हैं या कुछ और, तो वो स्टडी करेंगे फॉर्मेट में। आज के लेक्चर में दो हमारे टारगेट है, दो चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या सीखनी है, समरी बनानी, जो काम किया उसकी समरी बनाने, और दूसरा फॉर्मेट्स। पहले समरी, कहता फर्ज कीजिए आपके टोटल, कैलकुलेटर अपने सामने रखें, कैलकुलेटर अपने सामने रखें, टोटल डेटर्स है 1248900, टोटल डेटर्स कितने हैं, एक्चुअली इसी तरह की फिगर्स आती है ना। हमने सारे डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं क्या, किसको करते हैं, सैंपल को, सैंपल को, सैंपल में मेजर डेटर्स को अलहदा सेलेक्ट करते हैं, रिस्की को अलहदा करते हैं और बाकी को रैंडम सिलेक्शन अलहदा करते हैं। सिर्फ ये कहना कि मेजर डेटर को सिलेक्ट करेंगे गलत है, रिस्की को नहीं सिलेक्ट करना, मेजर के अलावा छोटे वाले को सिलेक्ट नहीं करना, क्या इमटेरियल डेटर को सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाए, इंडिविजुअली इमटेरियल हम स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाएं तो हम गलत साबित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, हो जाते हैं। वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने तो पहले आपको यह पढ़ाया था कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये नहीं पढ़ाया था चैप्टर 2 में, ये नहीं पढ़ाया था कि नहीं। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो पहले वाला गलत था कि ये वाला, नहीं गलत नहीं पढ़ा गया मैं, या पहले गलत पढ़ा गया या अब गलत पढ़ा रहा हूं। इसमें एग्रीगेट इंडिविजुअल, अगर सिर्फ एग्रीगेट भी मटेरियल लेना हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअली इमटेरियल बहुत ज्यादा हो तादाद में और एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाएं तो याद रखें वो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझी जाती है और हम जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने सैंपलिंग सही नहीं ना की हुई, अब आपको दो केस दे रहा हूं। पहला केस, आपने सिर्फ मेजर डेटर को सेलेक्ट किया, छोटे वालों को छोड़ दिया, छोटे वाले एग्रीगेट जो इमटेरियल थे एग्रीगेट होके मटेरियल हो गए, फांसी लगेगी कि नहीं, इनको लगेगी। दूसरा केस, आपने मेजर को भी सेलेक्ट किया और जो इमटेरियल थे उनमें से भी सैंपल सेलेक्ट किया, अब की बार भी इमटेरियल में से कुछ मिस स्टेटमेंट थी जो एग्रीगेट होके मटेरियल हो गई,
अब हम जिम्मेदार हैं कि नहीं? अब नहीं जिम्मेदार। क्यों नहीं जिम्मेदार? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। क्योंकि स्टैंडर्ड हमें यही सिखाता है कि सारी पॉपुलेशन में जितनी भी क्लासेस है ना, सब में से कुछ ना कुछ सैंपल सेलेक्ट करो। अगर हम एक पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं, एक हिस्से में से, बाकी को छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब है हमने स्टैंडर्ड्स की बात नहीं मानी। अब जो मिस स्टेटमेंट होगी हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर सारे स्टैंडर्ड ने जो कहा वैसे काम कर लिया, उसके बाद मिस स्टेटमेंट सामने आई, अब जिम्मेदार ना। तो बात समझ आ रही है कि कभी तो हम इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो गई, कभी तो हम जिम्मेदार होंगे, कभी नहीं होंगे। कब जिम्मेदार होंगे, कब नहीं होंगे, बस असल में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की। टेक्निकल बात बता रहा हूं, शायद समझ नहीं आएगी आपको। जब ये डिसाइड होता है कि ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की कि नहीं की, वो इस चीज से डिसाइड नहीं होता कि मिस स्टेटमेंट निकली है कि नहीं निकली। वो किस चीज से डिसाइड होता है? प्रोसीजर परफॉर्म किए कि नहीं। शाबाश। तो मिस स्टेटमेंट चाहे इमटेरियल हो चाहे मटेरियल हो, फैसला किस चीज के ऊपर होगा? मिस स्टेटमेंट की अमाउंट पे नहीं होगा। फैसला मिस स्टेटमेंट की अमाउंट पे नहीं होगा। फैसला किस चीज पे होगा? छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये बताइए, एग्जाम, आपको पेपर की तैयारी करवाई, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमने क्लास में पढ़ा ही नहीं था। बताइए टीचर जिम्मेदार है कि नहीं? जो नहीं, हाँ इमटेरियल, वैसे तो हम यही कहेंगे, लेकिन असल में ये देखा जाता है कि क्या वो सिलेबस में मौजूद था। अगर सिलेबस में मौजूद था और मुझे करवाना चाहिए था और मैंने, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर सिलेबस में मौजूद था मैंने नहीं करवाया, तो उसका मतलब है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन चूंकि इम्पैक्ट छोटा है ना, तो नॉर्मली स्टूडेंट परवाह नहीं करते, कहते हैं सर 1-2 नंबर कोई बात नहीं सर, हो जाता है। हालांकि स्टिल ये हमारी टीचर की नाअहली को इंडिकेट कर रहा है कि सिलेबस में कंसेप्ट था, चाहे 1 नंबर का करवाया क्यों नहीं। अच्छा फर्ज करें एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया जो नहीं करवाया हुआ, अब बताइए टीचर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? फिर वो है, देखा जाए, हो सकता है आई कैप ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया। आई कैप ने कहा फ्लो चार्ट टेस्ट नहीं करेगा इस दफा, हमारे सिलेबस में फ्लो चार्ट नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर फ्लो चार्ट कोई भी नहीं करवाएगा, मैं भी नहीं करवाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में शायद कोई भी टीचर नहीं करवाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का, बताइए टीचर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं रिस्पॉन्सिबल। तो डिपेंड इस चीज से, ऑडिटर ने जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की, ये डिसीजन इस चीज से नहीं होगा कि मिस स्टेटमेंट निकली कि नहीं निकली। ये किस चीज से डिसीजन होता है? प्रोसीजर परफॉर्म किए कि नहीं जो रिक्वायर्ड थे। अगर रिक्वायर्ड प्रोसीजर सारे परफॉर्म किए हुए हैं तो मिस स्टेटमेंट जितनी मर्जी अमाउंट की निकले, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं। और अगर रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए हुए फिर भी मिस स्टेटमेंट जितनी मर्जी अमाउंट की हो, ऑडिटर जिम्मेदार है। लेकिन इस सूरत में अगर मिस स्टेटमेंट कम होना तो नॉर्मली शेयर होल्डर परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। अब बात से बात निकली, टाइम भी इत्तेफाक से आ जाए, 1-2 आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि आई कैप ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया, आई कैप ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया, ऑडिटर ने स्टॉक काउंट नहीं किया हुआ था, इन्वेंट्री काउंट नहीं किया था क्लाइंट का, लेकिन इन्वेंट्री थी पूरी, तो मिस स्टेटमेंट तो कोई नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन गौर से सुनेगा, क्या ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की? नहीं की। शाबाश, क्योंकि प्रोसीजर में, हालांकि मिस स्टेटमेंट कोई नहीं है, लेकिन ऐसे ऑडिटर को आई क्या वार्न करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, और रेटिंग पे भी इफेक्ट आता है, ठीक है। और इसी तरह का स्टॉक आउट किया, लेकिन सैंपल बेस पर, क्योंकि सैंपलिंग की इजाजत है स्टैंडर्ड की तरफ से, और जो हमारे सैंपल में नहीं आई थी चीजें उनमें मिस स्टेटमेंट है जो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका। अब बताइए ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड की रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया। तो इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी, अब टेक्निकली बहुत अहम सेंटेंस है ये, हमारी जिम्मेदारी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना या ना करना नहीं है,
रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स ने कहा हुआ है वो परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है। ठीक है, बात से बात निकली, मैं भी डिटेल में डिस्कस कर दिया। आगे चलते हैं, वापस आते हैं। तो सैंपल पे करना चाहिए ना काम, सैंपलिंग इजाजत है कि नहीं स्टैंडर्ड की तरफ से। अच्छा अब सुने, टोटल ये सैंपल को कंफर्मेशन एड्रेस सेंड कर दिया। अब ये रुपीज में है, नंबर नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें हो सकता है 100 डेटर्स हो के 200 300 या इसमें 20 हो 30 हो 40 हो, अमाउंट्स में है, लेकिन हमारा काम चल जाता है। हमने इन डेट ये टोटल डेटर्स थे, इसमें से इतने को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। अब जब जवाब आया रिप्लाई, वो कैसे कैसे आया। सबसे पहले रिप्लाई रिसीव्ड एंड एग्रीड, क्या करना चाह रहा है, ओके ठीक है जी। अगला एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट्स आगे में। एंड रिकंसाइल्ड का मतलब क्या है। अच्छा मुझे बताइए, मिस स्टेटमेंट सामने आई थी, ऑडिटर ने कहा करेक्ट कर दो, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा कि अनमॉडिफाइड, ठीक है ठीक हो। इसका मतलब याद रखें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास जाती है ना, अगर वो ठीक है तो उनसे पहले चाहे जितनी मर्जी गलती, उनसे फर्क नहीं पड़ता, उनसे फर्क नहीं पड़ता। आपको कहा जाता है, हर टीचर कहता है क्लास में बार बार टेस्ट दो, किस वजह से कहता है कि ताकि आप गलतियां करें, जो गलती आपने उधर जाके करनी है वो इधर कर लें, और कुछ भी ना हो, चाहे घटिया चेकिंग होती हो टेस्ट की, चाहे क्वेश्चंस वही हैं जो पहले किए हुए हैं, चाहे पास पेपर के क्वेश्चन जो भी हो, घटिया से घटिया भी हो ना टेस्ट, लेकिन आप आदत के मुताबिक अगर दे रहे हैं, एक फायदा आपका कम से कम जरूर होगा एग्जाम में, क्या, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। आपको पता होगा कि क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कितना टाइम लेता है। लेकिन आप आइंस्टाइन भी बन जाएंगे ना अगर, लेकिन रिटन प्रैक्टिस रेगुलर नहीं की, टेस्ट वगैरह नहीं दिए, एग्जाम में क्वेश्चन सारे आते होंगे, पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। तो इसलिए टेस्ट आप जरूर दिया करें, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, टेस्ट हमने 20 टेस्ट दिए फॉर एग्जांपल, 20 तो नहीं होते हमारे, 12-13 हो जाए, 15 टेस्ट दिए हमने, उसमें बेतहाशा गलतियां की, लेकिन आई कैप में जो पेपर दिया उसमें गलतियां कम की। तो बताइए मैटर कौन सी चीज करती है, वो पेपर जो कॉलेज में रह गया है कि वो पेपर जो आई कैप के पास गया, आई कैप के पास गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ड्राफ्ट वो होता है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है, जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, फिर ऑडिटर ने उसमें से करेक्शन एडजस्टमेंट मैनेजमेंट से करवा के फाइनल ड्राफ्ट शेयर होल्डर को भेजा जाता है। ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, बताइए इनिशियल ड्राफ्ट पे देता है जो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को प्रोवाइड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि उस फाइनल ड्राफ्ट पे देता है जो शेयर होल्डर को जा रहा है। जो इनिशियल ड्राफ्ट है उसमें 100 गलतियां हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर के पास उसमें गलती नहीं है, रिपोर्ट कौन सी देगा ऑडिटर, अनमॉडिफाइड, ओपिनियन कौन सा, अनमॉडिफाइड। तो शुरू में इश्यूज आइडेंटिफाई, बाद में रिकंसाइल हो गए। बताइए क्या ये गड़बड़ है, क्या ये एरर है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है, नहीं है, इसका मतलब ये भी ओके, ये भी ओके। हाँ ये भी देखेंगे कि बिल्कुल हमने सारा देखा ना, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई है, इसमें कुछ हमारे क्लाइंट का मसला होगा, कुछ हम थर्ड पार्टी, जिसका जो मसला था हल हो गया, हल हो गया। तो इसका मतलब अब हमें एविडेंस मिल गया। वो जाहिर है रिकंसाइल करने में हमने कुछ एफर्ट्स लगाई होंगी, ठीक है। वो जो रिकंसिलिएशन बनाते थे डिसएग्रीमेंट के ऊपर, वो रिकंसिलिएशन बनाई होगी, उसको चेक किया होगा, लेकिन रिकंसाइल हो, ओके। नॉन रिप्लाईज, रिप्लाई ही नहीं आया, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, ठीक है। और फिर इसका मतलब है ये भी एविडेंस मिल गया, स्टॉक अकाउंट ऑडिटर नहीं कर सका, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, चलेगा।
डेटर को कंफर्मेशन लेटर जवाब नहीं आया लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, चलेगा? तो उसी इसका तो एविडेंस मिल गया, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, फिर एक्सेप्शन सामने आई लेकिन रिजॉल्व नहीं हो सके। मसले आए लेकिन हल हो गए, मसले आए हल ही नहीं हुए। ये है हमारी गड़बड़, एरर कह ले इसको, मिस स्टेटमेंट कह ले इसको, स्कोप जो मर्जी कह ले। ये है एरर, ये है गड़बड़। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा गौर से सुनिएगा, 579 को कंफर्मेशन लेटर भेजा, बाकी की चीजें रिजॉल्व हो गई, 14,300 ऐसा जो अनरिजॉल्व है। 14,300 कितना है? तो बताइए टोटल कितने के डेटर्स ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ है? गलत, फेल। हमने 579,000 का सैंपल सेलेक्ट किया जिसमें 14,300 की गड़बड़ थी, एरर्स थे, मसले मसाइल थे। टोटल डेटर्स में कितने के मसले मसाइल हैं? कितने के मसले मसाइल हैं? परसेंट नहीं, अमाउंट में बताएं। 30818। ये कैसे आया? सब प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल साहब आए, कहने लगे क्लास में देखना है कितने स्टूडेंट इस दफा पास होंगे। मैंने कहा देखिए स्टूडेंट थे हमारी क्लास में बैठे हुए, फर्ज कीजिए 100। उन्होंने कहा टाइम कम मेरे पास, सिर्फ 10 का सैंपल उठाऊंगा। 10 का सैंपल उठाया, उसमें से 8 फेल होने वाले थे। 8 को कंफर्मेशन का क्वेश्चन आए, 8 को पता ही नहीं था 4 कंडीशन कौन सी है, 8 को पता ही नहीं था मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे कि कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करो तो क्या करना है, 8 को पता ही नहीं था डेटर बैंकरप्ट हो जाए अल्टरनेटिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं। 10 में से 8। तो मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा शुक्र है कि मेरी 100 की क्लास में सिर्फ 8 स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, बाकी 92 स्टूडेंट तो पास होने वाले हैं। मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे दीवारों में टकरे मारनी चाहिए। दीवार में टकरे क्यों मारनी चाहिए मुझे? अब प्रोजेक्शन करेंगे, सैंपल ही 10 का था, 10 में से 8 फारिग होने वाले हैं तो 100 में से 80 फारिग होने वाले हैं। प्रोजेक्ट जब कभी, अब रूल सुने, सैंपलिंग जब कभी सैंपलिंग करेंगे प्रोजेक्शन करेंगे, सैंपलिंग करेंगे प्रोजेक्शन करेंगे, जब कभी सैंपलिंग करेंगे प्रोजेक्शन के बगैर रिजल्ट गलत हैं, प्रोजेक्शन के बगैर रिजल्ट गलत हैं। तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ डेटर्स में 14,300 की गड़बड़ है, ये कहना चाहिए। ये गलत क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि मैंने सैंपलिंग की है लेकिन प्रोजेक्शन नहीं की। नहीं, प्रोजेक्शन करनी है। प्रोजेक्शन कैसे होती है? एक बहुत ही मुश्किल फार्मूला के जरिए से। प्रोजेक्शन कैसे होती है? प्रोजेक्शन ऐसी होती है कि अगर 579 में 14 की मिस स्टेटमेंट है तो 1248 में कितने की होंगी? कितने की होंगी? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज, अगर 579,500 में 14,300 की मिस स्टेटमेंट है तो 1248,900 में कितने की मिस स्टेटमेंट होगी? करें जरा कैलकुलेशन। 3 इज इक्वल टू 30818। इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जब आपने देखना है ना मटेरियल है कि नहीं, तो मटेरियलिटी लेवल के साथ इसको कंपेयर नहीं करना, इसको कंपेयर करना, इसको कंपेयर करना। अब जब हमने इसको मटेरियलिटी लेवल के, अगर मटेरियलिटी लेवल 50,000 है तो बताइए आपका कंक्लूजन क्या होगा? डेटर इज फेयरली स्टेटेड कि डेटर इज मटेरियली मिसस्टेटेड? फेयरली स्टेटेड। और अगर मटेरियलिटी लेवल 20,000 है डेटर इज मिसस्टेटेड। ठीक है?
अगर तो मटेरियलिटी लेवल 50,000 है, आपका ऑडिट यहीं पे खत्म डेटर में। लेकिन अगर मटेरियलिटी लेवल 20,000 है, ऑडिट अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मॉडिफाइड और उसके लिए मिस स्टेटमेंट हमने ढूंढनी होती है। बस समझ आए? कंक्लूजन पे कैसे पहुंचना समझ आ गया? पहली चीज मुझे बताइए, जितने भी रिप्लाई आए कौन से वाला किसी मिस स्टेटमेंट या एरर को इंडिकेट कर रहा है और कौन से वाला नहीं कर रहा, ये समझ आ गई आपको? क्या आपको ये समझ आ गई कि ये ओके है? क्या आपको ये समझ आ गई कि ये नॉट ओके है? और क्या आपको ये समझ आ गई कि बज़ाहिर ये गड़बड़ लग रही थी लेकिन एट द एंड ये है, मैं थर्ड और सेकंड और थर्ड समझना, ये भी ओके है, ये भी ओके है। और फिर एंड पे जिनमें गड़बड़ थी उसको हमने प्रोजेक्ट जरूर करना है। प्रोजेक्ट, आप एग्जाम में केस स्टडी आई थी, उसमें स्टूडेंट ने प्रोजेक्शन नहीं की, स्टूडेंट ने वैसे ही कहा ये इमटेरियल है, मटेरियलिटी लेवल दिया था उसने, हाँ इमटेरियल। हालांकि प्रोजेक्शन के बाद कंपेयर करना था। भाई ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या सीखना है? फॉर्मेट ऑफ कंफर्मेशन लेटर। कंफर्मेशन लेटर का फॉर्मेट क्या है? डेटर्स का भी है, क्रेडिटर्स का भी है, बैंक का भी है, लॉयर का नहीं है। लॉयर की सिर्फ इंफॉर्मेशन, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, क्या क्या उससे पूछते हैं? लीगल केसेस कितने पेंडिंग है, आउटकम क्या होगा एक्सपेक्टेड, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। हाँ, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो क्या क्या चीजें कंफर्म करवाते हैं? एक मिनट हारे, किसी ने याद तो नहीं किए हुए ना? जिसने याद नहीं किए हुए ना वही बताए अपनी कॉमन सेंस की बेस पे। बताइए, बैंक को लेटर सेंड करेंगे क्या क्या पूछेंगे? अकाउंट्स पूछेंगे कि कितने अकाउंट्स है क्लाइंट के, बताओ, हर एक का बैलेंस भी बता दो। अच्छा, अकाउंट सिर्फ वो जो इस साल ओपन हुए हैं वो पूछेंगे कि जो क्लोज हुए हैं वो भी पूछेंगे? इस साल ओपन भी और क्लोज भी। आपने इसमें गड़बड़ ढूंढनी है। मैं एक छोटा सा केस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछले साल 5 बैंक अकाउंट्स थे। इस साल क्लाइंट ने कहा सर एक अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, 4 बैंक अकाउंट है सिर्फ। ऑडिटर ने चारों को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बैलेंस आया जो एग्रीड था। बताइए ऑडिटर ने सही काम किया कि कोई गड़बड़ा? क्या गड़बड़ा? जो अकाउंट बंद है उसकी डिटेल, जो अकाउंट मैंने उसकी डिटेल बाद में पता चला था, रिपोर्ट साइन होने के बाद उस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, तो लायबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं हुई। समटाइम ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपको कह दे ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, लायबिलिटी को बचाने के लिए क्लाइंट कह दे क्या अकाउंट क्लोज हो गया था। तो जो अकाउंट क्लोज हुआ है, जो ओपन है, रनिंग है, उनकी तो इंफॉर्मेशन लेंगे ही, जो क्लोज हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी लेंगे। ये वो है जो रनिंग है पहले वाले पॉइंट में, उनकी इंफॉर्मेशन है, कितना बैलेंस वगैरह। जो क्लोज हुए हैं उनके बारे में पूछेंगे, पूछना चाहिए। और क्या कंफर्म, इंटरेस्ट वगैरह कितना है, कोई लोन लिया है कि नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट या लोन। डिटेल्स लेंगे, लोन किस अमाउंट का है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है उसका, इंटरेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे कौन कौन से एसेट रिक्वायर हैं, डेट कॉविनेंट। डेट कॉविनेंट क्या होता है? लोन की कंडीशन, रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन की पाबंदी ना करें कॉलेज वाले आपको निकाल सकते हैं। उसी तरह बैंक जब आपको लोन देगा, कोई आप पे कंडीशन इंपोज करना चाहे कर सकता है, और अगर आप उसकी कंडीशन ना माने तो क्या कर सकता है बैंक? यहाँ तो पेनल्टी, अगर रहम दिल हुआ तो पेनल्टी आप पे डालेगा, और अगर जालिम हुआ तो कहेगा सारे का सारा लोन वापस करो मेरा, कोई पेनल्टी नहीं, मैं 1 लाख 1.5 लाख की पेनल्टी नहीं डालनी, मुझे मेरा 50 मिलियन का लोन दो। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा।
डेट कोविनेंट ध्यान में रखिएगा, आगे चल के केस स्टडी में डेट कोविनेंट की वायलेशन आ रही होगी, डेट कोविनेंट की वायलेशन आ रही होगी। आपने उसका इंपैक्ट ध्यान में लेके आना है कि बैंक रहमदिल हुआ तो पेनल्टी डालता है, जालिम हो तो सारा लोन रीपे करने को कहता है, और अगर कंपनी लोन रीपे ना कर पाए तो वो बंद भी हो सकती है। सीला में पढ़ा हुआ ना, पिछले अटेम्प्ट में आया वाइंडिंग अप का चैप्टर, जिसमें वो कहता है कि अगर आपने क्रेडिटर को क्या अमाउंट थी कि कितने का क्रेडिटर अगर आप उसको पैसे ना दे तो वाइंड अप हो जाती है कंपनी, वाइंडिंग अप बाय कोड। अमाउंट लिखी थी ना, 1 लाख थी मेरा ख्याल है, आगे की दफा नहीं लिखा हुआ था। पिछले अटेम्प्ट में किसने पढ़ा सीला? हाँ, तो उसमें क्या लिमिट थी वाइंडिंग अप वाले टॉपिक में? 1 लाख थी ना। 1 लाख का भी तो बैंक का तो एक, आपका क्या ख्याल है, बैंक का 1 लाख का लोन होता होगा? बैंक का तो उससे कोई गुना ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब है कंडीशन कोविनेंट की वायलेशन करे कंपनी एक्सट्रीम केसेस में बैंकरप्ट भी हो सकती है, बैंकरप्ट भी हो सकती है। अब केस स्टडी पूछ रहा हूं फिर, आज तो टाइम है ना हमारे पास, सुने केस स्टडी, सीवैप लेवल की केस स्टडी। उसने कहा कि आपको पता चला क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करवाई है, रिवैल्यूएशन हुई है 100 मिलियन पे। आपको जब आपने पेमेंट को वेरीफाई किया तो पता चला एक और पार्टी से भी रिवैल्यूएशन करवाई थी, उसने रिवैल्यूएशन की थी 95 मिलियन पे, दूसरे वाले ने की है 100 मिलियन पे, लेकिन आपका मटेरियलिटी लेवल है 10 मिलियन। इमटेरियल है? क्यों नहीं? 5 मिलियन इमटेरियल नहीं है? अमाउंट अब आगे कहानी चल रही है, आगे सुनने का। 5 मिलियन इमटेरियल है ना। उसने कहा, अब मैं बड़ी अजीब बात बताने लगा हूं आपको, इमटेरियल भी कभी कभी मटेरियल हो जाती है। नंबर बढ़ने से नहीं, नंबर चाहे उतना ही हो, है ना अजीबो गरीब कंसेप्ट। क्या बोला? इमटेरियल भी कभी कभी, हालांकि नंबर उतना ही रहेगा, ये नहीं कि दूसरों के साथ मिलकर मटेरियल हो जाएगी, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात क्या है कि कोई मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, छोटी है, वो छोटी होते होते ही मटेरियल हो जाएगी। इसका मतलब है मटेरियलिटी सिर्फ नंबर पे नहीं, साइज पे नहीं, नेचर पे भी डिपेंड करती है। कहानी को आगे लेके चलते हैं। आगे क्या हुआ? आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपको पता चला बैंक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था लोन का, जिसमें बैंक ने कहा था कि अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इतनी अमाउंट से कम हुई ना तो मैं सारे का सारा लोन फौरी तौर पे वापस ले लूंगा, क्योंकि बैंक को अपना सिक्योरिटी का मसला होता है। अगर उस 5 लाख की एडजस्टमेंट डालते ना, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 95 मिलियन पे होती तो उस कोविनेंट की वायलेशन हो जाती, लोन वापस देना पड़ता। अब बताइए, आप एज ऑडिटर 5 मिलियन की एडजस्टमेंट करवाएंगे कि नहीं? क्यों? ये क्लाइंट कहता है मैंने नहीं करनी, क्लाइंट क्या कहता है? मैंने नहीं करने। ओपिनियन कौन सा देंगे? बताइए, मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है कि मटेरियल है? सारी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मटेरियल है, इसको हम कहते हैं अमाउंट वाइज इमटेरियल बट नेचर वाइज मटेरियल। ओपिनियन क्वालिफाइड होगा। मुश्किल थी ना केस, इसलिए तो सीफे पे उसने टेस्ट की, लेकिन आपको पता है वो लेवल बढ़ा रहा है, लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ, तो वो नेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि कैफ 8 पे रहते रहते हमने सीफैप की भी कुछ, सारी नहीं, ये ना आपके सारे सीफैप पढ़ाना शुरू कर दिया, उधर जाके क्या पढ़ेंगे, नहीं नहीं, सिर्फ कुछ। उस्ताद होता है ना, उसको अंदाजा होता है कि कोई आई कैप बढ़ रहा है ना, किस किस जगह पे स्कोप है उसके पास, कहाँ पे बढ़ा सकता है, कहाँ पे नहीं बढ़ा सकता। आई कैप नया टॉपिक कोई नहीं, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो नया टॉपिक बेसिक लेवल पे भी टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसके अंदर घुस सकता है। समझ रहे हैं ना, दोनों में फर्क है ना। नई चीज नहीं होगी, लेकिन पुरानी चीज के अंदर घुस सकता है, और वो घुस, तो उस हिसाब से टीचर आपको आगे लेके नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता रहेगा। आपने वो कंसेप्ट पिक कर, ये कंसेप्ट पिक कर लिया आपने, बहुत अहम कंसेप्ट था ये, पिक किया कंसेप्ट क्या? इमटेरियल
क्लियर? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डिटेल्स ऑफ अनपेड इंटरेस्ट वगैरह ठीक है, ये कहानी सारी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक, बाज़ औक़ात बैंक अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बैंक अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शन भी होती है। अब अपना अकाउंट है, आपका नहीं, एफबीआर को टैक्स ना जमा करवाए, वो अकाउंट सीज कर देता है बैंक को कह के। तो अगर कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैंक से पूछते हैं कि वो भी हमें बता दें। अच्छा, अगर बैंक ने कहा एफबीआर से सर हमने ये अकाउंट जो है ना सस्पेंड किया हुआ है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, पैसा पड़ा हुआ है 15 लाख, आप उसे कैश एंड बैंक में बैलेंस शीट में शो करवाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं करवाएंगे? बैंक में पड़ा है और क्लाइंट का है, अकाउंट भी क्लाइंट का है, यूज नहीं करता, शाबाश। इस इंफॉर्मेशन को कंसीडर, वो आपका एसेट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ इंडिकेशन है कि आपकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है। तो आप एसेट को तो 15 मिलियन शो करवाएंगे ही करवाएंगे। क्लाइंट से पूछेंगे भाई टैक्स वाला क्या मसला है, लगता है एफबीआर वालों को पैसे देने हैं ना हमने, जो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है हम एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो टैक्स वालों को पे करनी होगी ना, वो लायबिलिटी साइड पे शो करवाएंगे। ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि उसको कोई पैसे मिलने ही नहीं है। ये काउंट रिस्ट्रिक्ट होना प्रैक्टिकली ये इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन इतनी अनयूजुअल चीज भी नहीं है। बाज़ औक़ात रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अगर पेमेंट ना की जाए, वो अकाउंट को सील कर देते हैं, सील कर ले इसको, या सस्पेंड कर ले, या रिस्ट्रिक्शंस कर ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारी उम्र ही इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी ना किसी अदर लायबिलिटी की तरफ इशारा होता है रिस्ट्रिक्शन की वजह से, हमने उसको कंसीडर करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो चांसेस हैं, हो सकता है आपने पे कर, बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं है। अकाउंटिंग में क्या डेफिनेशन होती थी कंटिंजेंट लायबिलिटी? जिसकी अमाउंट या टाइमिंग सर्टन ना हो, यही होती थी। ऐसी लायबिलिटी जिसकी अमाउंट जो कि प्रोबेबल ना हो, पॉसिबल हो, या उसकी अमाउंट या टाइमिंग कंफर्म ना हो, इस तरह की लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? डिस्क्लोज करना होता है, रिकॉर्ड नहीं करते, शो करते हैं। अल्फाज ध्यान से, रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्क्लोज करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल बता सकते हैं? गारंटी, ठीक है। बहरहाल दो एग्जांपल दिए, एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक लेटर ऑफ गारंटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का कंसेप्ट आ गया ना आपको? एग्जांपल का रटा लगा ले, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, लॉयर से भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं। लिस्ट ऑफ केसेस, कौन से केसेस पेंडिंग है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, जीतोगे कि हारोगे, हारोगे तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे। डेटर या क्रेडिटर को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, अब ये आपके अपने यहां डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। आईकैप ने 2 अटेम्प्ट्स पहले, ये रिसेंट अटेम्प्ट छोड़ के इससे पहले वाले अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट पहले करना चाहिए 12, यानी मुस्तक नहीं, माजी करीब में आईकैप ने एक केस स्टडी टेस्ट की जिसमें कंफर्मेशन लेटर का फॉर्मेट उसने टेस्ट कर लिया। तो बताइए हमें कंफर्मेशन लेटर का फॉर्मेट पड़ा होना चाहिए कि नहीं पड़ा होना चाहिए? पड़ा होना चाहिए ना, हाँ जी। तो वो फॉर्मेट मौजूद है, कहाँ मौजूद है? नोट्स में, एंड में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताइए कौन सा है? आपने इसको पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन याद कर लें। बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे ये कहेगा कि पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर ड्राफ्ट करवाओ। अच्छा, मैं आपको ना एक एंड में सिर्फ एक तरीका वारदात बताता हूं आईकैप का। बीए में और सीए के क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये जरा सुनिए। बीए में क्वेश्चन क्या आएगा? पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर ड्राफ्ट, बीए में ऑडिट होता नहीं है, वैसे मिसाल दे रहा हूं। पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर ड्राफ्ट कीजिए,
नेसेसरी डिटेल्स एज्यूम कर लें, 20 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन, जो याद किया सारा छापा मार देना। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? ये भी सीए में कैसे क्वेश्चन आएगा? वो कहेगा आपने ड्राफ्ट नहीं करना। अच्छा, पहले ना बैक एंड पे सर्च की होती है, जैसे हम टीचर है ना, हमें अंदाजा है कि स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया हो, या शायद आज के लेक्चर में ही ये बात आपने ऑब्जर्व की हो या एक्सपीरियंस की हो, कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और जैसे ही आते हैं थोड़ी देर बाद टीचर उनका जवाब भी आपको आपके पूछे बगैर डिलीवर कर देता है। ऐसा होता कभी? इस सब्जेक्ट में ना, किसी और सब्जेक्ट में हुआ हो, होता है ना कभी? ऐसा कैसे होता है? टीचर को कैसे पता चलता है स्टूडेंट के दिल में क्या सवाल है? पास्ट एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट से सवाल पूछे, उससे अंदाजा हो जाता है। उस तरह बताइए, आई कैप को भी पता होगा कि नहीं कि आपके कौन कौन से कंसेप्ट सब्जेक्ट के वीक है? बताइए, पता होगा कि नहीं होगा? क्यों पता होगा? आपने तो अभी तक पेपर दिया ही नहीं है। आपके बड़ों ने तो पेपर दिए हैं ना, तो जो उनके लिए मुश्किल थी वही आपके लिए चीज मुश्किल है, जो उनके लिए आसान थी। आई कैप के पास याद रखे हर टॉपिक के स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, कौन सा टॉपिक कौन सा कंसेप्ट आपके लिए वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। बताइए, एग्जामिनर पेपर बनाते हुए इनको कंसीडर करता होगा कि नहीं करता होगा? यही वजह है कि आप सोचते हैं यार यही तो टॉपिक छोड़ा था और यही कैसे आ गया, इसको कैसे पता चल गया? मैंने रात को ये फैसला किया है, मैंने फैसला रात को किया ये टॉपिक नहीं छोड़ना, ये टॉपिक छोड़ना है, और सुबह वो हाँ बड़ों ने तजर्बा, आपके बड़ों ने भी यही फैसला किया हुआ था। इसीलिए याद रखें, मैं जब स्टूडेंट था ना तो उस वक्त तो इतना इस चीज़ का एहसास नहीं था। अब भी जैसे ही आपके जहन में आ जाए कि ये कौन सा टेस्ट होना है इस दफ़ा, फौरन जहन में आए अच्छा हमारे बड़ों ने भी यही सोचा होगा और फिर पेपर दिया होगा और फिर आई का आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक करते हुए ये सोच जहन में आती है। तो जिस टॉपिक में आपके जहन में आए कि ये कौन सा आ जाना है, समझ लीजिए वही आ जाना, उसके आने का चांस, मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म है वही आ जाना, उसके आने का चांस ज्यादा है। ठीक है? यस सर। तो बीए में पूछेगा कंफर्मेशन लेटर पॉजिटिव सेंड करो, ड्राफ्ट करके दो। सीए में क्या कहेगा? कहेगा नहीं नहीं ये तो स्टूडेंट ने रटा लगाया होगा, मैं रटे वाले क्वेश्चन को केस स्टडी स्टाइल में कैसे पूछूंगा। कहेगा तुम ड्राफ्ट ना करो, लेटर मैं ड्राफ्ट करके देता हूं, इसमें से गलतियां निकाल लो। आपका क्या ख्याल है, जो गलतियां निकाल रहा होगा उसे लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता होगा? ये गलतियां निकालना ना लेटर ड्राफ्ट करने का नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है? और नंबर कितने देगा? 5 6। देखिए वही कंसेप्ट आई कैप, ये ब्यूटी है आई कैप के क्वेश्चंस की, कि वही कंसेप्ट वो 5 6 नंबर के साथ हायर लेवल पे टेस्ट कर लेता है, जो दूसरी एग्जामिनेशन बॉडी जो है लोअर लेवल पे ज्यादा मार्क्स के साथ टेस्ट करते हैं। तो मैं कैसे तैयार करना है आपने इसको? रटा लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहे लगा भी सकते हैं, ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड क्या चीज है कि आप इसको पढ़ें और आपको पता हो कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज, ये क्लाइंट की तरफ से जाता है कि ऑडिटर की तरफ से जाता है, इसमें डेट कौन सी लिखी होती है, ठीक है, किस डेट का बैलेंस कंफर्म करवाया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें, ये आपने पढ़ना है, पढ़ेंगे। आज की आपकी होम असाइनमेंट यही है। क्या होम असाइनमेंट है आज की? आज मैं केस स्टडी आपको कोई नहीं करवा रहा, असाइनमेंट भी नहीं दे रहा, चल यानी रिटर्न असाइनमेंट नहीं दे रहा, रीडिंग की असाइनमेंट है। क्या रीडिंग की असाइनमेंट है? पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये बैंक का भी। बैंक का वैसे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन उसी तरह आप स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दें और ये इंफॉर्मेशन लिख दें, ये बैंक का भी कंफर्मेशन लेटर बन जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज फिर आपने घर जाके सारा चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज करना कोई नया काम तो नहीं है ना? हाँ, नया काम क्या करना है? फॉर्मेट को रीड करना है। ये 2 काम सिर्फ करने हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और फॉर्मेट को रीड करना है। कल हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें अगर आज आपने ये 2 काम ना किए, कल ना आइएगा, फिर मेरी तरफ से ना आइएगा। क्यों भला? आएंगे समझ ही नहीं आएगी। जिसने चैप्टर रिवाइज नहीं किया, जिसने चैप्टर रिवाइज नहीं किया केस स्टडीज कर सकेगा? जिसने चैप्टर, जी जी, और कल संडे या नहीं आएंगे? ओह ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा क्या बता दिया, वरना कल तो मैं आ ही जाता।
बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमारी जिंदगी संवर गई है ऐसे। खुशी है। तो चले भाई परसों। अच्छा पूरे लेक्चर में कोई सवाल नहीं पूछा, कोई कंसेप्ट ना सवाल पूछा ना सवाल का जवाब दिया, एंड में बोल पड़ा खुशी से कल तो छुट्टी है। हाँ भाई कल हमें पता है संडे है, कल छुट्टी है, ठीक है कोई बात नहीं, परसों आ जाइएगा। लेकिन जिसने पूरा चैप्टर कंफर्मेशन वाला रिवाइज नहीं किया वो परसों ना आए। क्यों? आने का फायदा ही कोई नहीं है, केस स्टडीज की समझ ही कुछ नहीं आएगी। ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं भी रिवीजन करके फिर भी आ जाइएगा, क्योंकि आपको डिस्कशन होती होगी ना तो कुछ ना कुछ रिवीजन हो, नहीं भी करके आए होंगे तो रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि रिवीजन करके आए। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।